सफलताओं के शिखर, सपनों में कहाँ मिलते हैं सफलताओं के शिखर, कोशिश बहुत जरूरी है लक्ष्य पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम हमारी दूसरी क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, रिवीजन की मैराथन क्लास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कल हमारे बच्चों की बहुत सी शिकायतें थी, मैडम यहाँ कहीं करो, घनी जल्दी है जाने की, साइड में हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लें। तो लो, आपके मैम आज बिल्कुल साइड में है, आपको ना मैडम को इधर करने की जरूरत पड़ेगी ना आपको इधर करने की जरूरत पड़ेगी, आपको पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लास में होना चाहिए। हमारे जो प्यारे से स्टूडेंट हैं जो इतने दिनों से क्लासों का इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। हमारी डेली क्लास चलेगी और हम जो पढ़ेंगे, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। कल की क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर जो ग्रामर का था, भाषा व्याकरण और लिपि, उसका अध्ययन किया था। आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है, अलंकार। देखो बच्चों, आपको एक बात ध्यान से समझनी है, ये क्लासें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा यदि एक दो पंक्तियों में भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो भी हमको सोल्व करने हैं। मतलब हमको पूरा रिवीजन करना है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जैसे हमारी डेली क्लास होती है ना, तो आप हमारी जो पिछली क्लासें हो चुकी है पहले, जिसमें मैंने विस्तार से अध्ययन करवाया था, आप एक बार उनका रिवीजन करके आए ताकि आप यहाँ हर क्वेश्चन का आंसर दे सकें। वैसे हमारे बच्चे जो है बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देते रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है, इतने में तो मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। क्लास में जब तक 40-50 बच्चे नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे कई बहुत पुराने बच्चे थे, वो भी क्लास में मुझे नहीं दिख रहे आजकल। स्पेशल हमारी गर्ल्स कहाँ चली गई सारी, भानु, ममता, सारथी और बहुत सारी बच्चे जो हमारी गर्ल्स थी, अनीता, और हमारे यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो बच्चों, ये शाम का टाइम आपके लिए तो रखा गया ना कि शाम को आप फ्री होते हो, सुबह आप स्कूल चले जाते हो, लेकिन फिर भी आप क्लास अटेंड नहीं करते हो। दैट्स नॉट गुड, है ना। और हमारे जो कुछ नए स्टूडेंट हैं वो भी कह रहे थे कि मैम हम नए हैं। मुझे बिल्कुल पता है, पुराने नए स्टूडेंट सभी हमारे स्टूडेंट हैं। नवनीत सिंह कह रहे थे मैडम मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर दो। आज की क्लास के लास्ट में आपको नंबर दे दिए जाएंगे और मेरी हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर रखा है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। हमारे बच्चे क्वेश्चन के आंसर भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। बिल्कुल, चलो आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। और कुछ बच्चे कह रहे थे मैडम स्क्रीनशॉट लेने दो। आज आप जितने चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं है। आप एक क्लास को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे ना, वो क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपको स्क्रीनशॉट लेकर भी क्या करोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा ना बाद में। इससे अच्छा कि क्लास को ही एक बार एग्जाम के समय फटाफट देख लेना, स्पीड बढ़ा के, तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो चले हम क्लास की ओर। हमारे कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि मैडम, अभी बाद में मुझे कमेंट्स किए कि मैडम टाइम चेंज कर दो प्लीज। देखो बच्चों, रोज रोज ऐसे टाइम चेंज नहीं होता है। कोई बात नहीं, इस समय यदि आपकी कोई दूसरी क्लास चल रही है तो आप इसको बाद में देख लीजिए। क्वेश्चन तो यही के यही रहने वाले हैं, क्वेश्चन तो मैं हटाने वाली नहीं हूँ। तो देखो, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। वैसे भी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपके लिए इतनी मेहनत से लेकर आई हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो आपको इसको देखते हुए आपको पढ़ना है। इस टाइम पर नहीं पढ़ सकते, आप बाद में पढ़ लीजिए। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट है, वो हमेशा शुरू से आज तक मेरी क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहे हैं, तो आप एक बार है ना अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो इस टाइम पे क्लास ज्वाइन करें। ओके, और आप क्वेश्चन के आंसर दें। मैं सबके आंसर देखती हूँ, ऐसा नहीं है मुझे पता नहीं है। आप आंसर दें ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो चलते हैं। देखो, कल वाले चैप्टर में से मैंने कहा था ना हम थोड़ी जल्दी में हैं इसलिए मुझे क्लास जल्दी खत्म करनी पड़ी। तो आज कुछ क्वेश्चन उसमें से बाकी रह गए, वो हम पहले करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। ओके, आर यू रेडी। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। व्याकरण की आवश्यकता होती है भाषा के शुद्ध रूप हेतु, भाषा को मानक रूप देने के लिए, भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन करने के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। तो क्या आंसर होगा। आंसर तो आपको सामने दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल सभी आंसर सही होंगे। क्यों होंगे। भाषा को यह शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, भाषा को मानक रूप, परिष्कृत रूप देने के लिए भी होती है, और भाषा के अंगों का जो है नियमबद्ध विवेचन करने के लिए। चलो, इसके साथ आपसे तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा। आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेती हूँ, फटाफट आप बताइए, आपको आंसर देना है। इनके आंसर सामने दिए हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि
व्याकरण के कितने अंग होते हैं, मुख्य रूप से व्याकरण के कितने अंग होते हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, ये कल हम कर चुके हैं, राजभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि देवनागरी लिपि किधर लिखी जाती है, बाएं से दाएं। आप देखो, आपको बाएं दाएं ये सब कैसे पता, आपकी कॉपी में जिधर से आप लिखना प्रारंभ करते हो ना, वो बायां होता है, और जो दूसरी वाली साइड जो होती है वो दाएं होती है। उर्दू भाषा जो होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है, बाएं से दाएं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में हिंदी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या दे रखा है, राजभाषा। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है कि नहीं, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो बच्चों, ऑथेंटिक तौर पर हम देखें, और जो है जो जिसको हम कहते हैं कि संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रभाषा हम किसको कहते हैं, जो देश के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, कार्य व्यवहार में प्रयुक्त की जाती है, उस तौर पर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए इस प्रकार का कि भारतीय संविधान में हिंदी है, तो क्या है, सिर्फ राजभाषा है। ओके, चलते हैं आगे की ओर। निम्न में से भाषा का शरीर शास्त्र है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र, शोध ग्रंथ, व्याकरण, कोई नहीं। भाषा का शरीर शास्त्र किसे कहते हैं, व्याकरण को कहते हैं। ओके, भाषा का शरीर शास्त्र व्याकरण को कहते हैं। क्यों कहते हैं व्याकरण को, कि जैसे हमारा एक नाम है तो हमारा एक शरीर भी है, वैसे ही भाषा को स्थायित्व और उसका संपूर्ण रूप कौन निर्धारित करता है, व्याकरण। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कुछ सही देते हैं, कुछ के गलत भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। भाषा के मुख्य रूप से पूछे तो 3 अंग होते हैं बच्चों, वर्ण, शब्द और वाक्य। हमारी जो पूरी व्याकरण है ना, मैं डिस्क्राइब करके इसलिए बताती हूँ कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर छुपे हुए होते हैं। पूरी व्याकरण सिर्फ इन 3 शब्दों पर चलती है। वर्ण में आप देखते हो स्वर, व्यंजन और उनका कितने प्रकार से वर्गीकरण किया हुआ होता है। उसके बाद जो दूसरा होता है शब्द, ये जो आप देखते हो ना, संज्ञा, सर्वनाम, मैंने आपको पिछले भी क्लासों में बताया था, लिंग, वचन, कारक, काल, अव्यय, ये सब कुछ क्या है, शब्द है। एक तरीके से ये सब क्या है, शब्द के ही रूप है। और तीसरा है वाक्य। तो व्याकरण के आपसे पूछे ऑप्शन में मुख्य रूप से कितने अंग है, तो 3 है, वर्ण, शब्द और वाक्य। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। देखो, आपको यहाँ पर चारों चीजें समझ के जानी है। ये जो 4 ऑप्शन है, हमको ना हर एक ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए, चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहले आप देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं है, इनके साथ आपको सब कुछ याद होना चाहिए। राष्ट्रभाषा, किसी राष्ट्र के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा या राष्ट्र के सर्वाधिक लोगों द्वारा कार्य व्यवहार में प्रयुक्त भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा, किसी भी राष्ट्र की राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, राजभाषा कहलाती है। उपबोली या उपभाषा, ध्यान से समझ लेना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बोली किसे कहते हैं या उसी को क्या कहते हैं, उपभाषा। आपको अच्छे से समझना है, बोली और उपभाषा का मतलब एक ही है, जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, जब मैंने क्लास में भाषा, व्याकरण, लिपि का चैप्टर पढ़ाया था तो इन सब की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा रखी है, आप क्लास में जाके देख सकते हैं। हमारे राजस्थान में कहावत है ना, कोस कोस में बदले पानी, 5 कोस में वाणी। तो हमारे यहाँ बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। तो भाषा का एक सीमित रूप, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसका कोई शब्दकोश या व्याकरण नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत सारी बोलियां हैं, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी, जोधपुरी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और जाने कितनी ही बोलियां है या नहीं है। तो इसलिए बोली किसको कहते हैं आप समझ चुके हैं। ओके, और विभाषा किसे कहते हैं, वह भाषा जिसका विस्तार बोली से ज्यादा होता है लेकिन राजभाषा या राष्ट्रभाषा से कम होता है। प्रांतीय आधार पर बोली जाने वाली भाषाएं जिसमें रचनाएं भी प्राप्त होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, और मैं आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ा चुकी हूँ, हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट को भी और कंपलसरी को भी। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो भी कर दें और हमसे ये पूछे कितने अलंकार है सिलेबस में, 5 ही तो बचे हैं, ठीक है ना। और हमसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि अलंकार या उसके लक्षण लिखिए तो भी हम कर सके। दोनों रूप में हमको आज करके जाना है। ओके, आर यू रेडी। नर की अरुणल नीर की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होय। एग्जाम में पूछा जाएगा काव्यांश में निहित अलंकार बताइए। तो बताइए कौन सा अलंकार है यहाँ पर। देखो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझ लेना, एक साथ 2-3 अलंकार भी हो सकते हैं। जैसे इसमें अनुप्रास भी है और इसमें कौन सा अलंकार है, हमें एग्जाम में इसमें क्या करना है, श्लेष अलंकार। अनुप्रास भी है और श्लेष भी है। अब आपको कि दोनों होंगे तो हम क्या करेंगे, देखो अनुप्रास तो आपको पता है कि वर्ण की आवृत्ति होती है, इसलिए कहीं भी हो सकता है। आप साथ साथ में है ना डेफिनेशन लिखते जाइए, यदि आपने वाकई में पढ़ाई की है तो नीचे डेफिनेशन लिखो, लिखिए अनुप्रास अलंकार की। आप कमेंट्स में अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, तो आपको पता होता है ना कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है अनुप्रास तो कहीं भी हो जाता है। तो हमको अनुप्रास अलंकार को सबसे लास्ट में देखना है। हमको ये देखना है कि उस दोहे में या काव्यांश में मुख्य रूप से और दूसरा कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा, नर की और नल नीर की गति एक जैसी है, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होय। मैं आपको अर्थ भी बताती जाऊंगी कि दोनों ही जितना नीचा होकर चलते हैं, अर्थात आपको पता है ना जल धरातल के स्तर पर जितना नीचे से बहता है वह ऊपर भी चढ़ता है ना, और बाद में नीचे भी आता है, तो उनकी गति एक जैसी है। उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है वह जितना नीचा यानी विनम्र होकर चलता है वह उतनी ही ऊंची सफलता को प्राप्त करता है, ये कहना चाहते हैं कवि। ओके, तो इसमें कौन सा है, एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। जे तो नीचो, नीचो का मतलब एक तो नीचा होना और एक होता है विनम्र होना। तो कौन सा अलंकार है स्टूडेंट्स यहाँ पे, श्लेष अलंकार है। ओके, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। बताइए सा आ गया, कौन सा अलंकार है, कितना सिंपल है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं बताइए जरा कमेंट्स करके, उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो देखो हमें परिभाषा याद करते जाना है। जब काव्य में किसी वर्ण की रसानुकूल आवृत्ति होती है वहां तो अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। उपमा अलंकार कहाँ होता है, हमारे सिलेबस में है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार कहाँ होता है, जब काव्य में उपमान और उपमेय में समानता या तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। सा, से, सी, सम, सरिस, जैसे, जू, ये वाचक शब्द आते हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। एक बार मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, यमक अलंकार, जब काव्य में किसकी आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। लो हमारे सारे अलंकार क्लियर हो गए ना। कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। देखो मुझे बताया मेरे जो चैनल पे जितने भी बच्चे आते हैं सभी बहुत अच्छे हैं, मेरे सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो आप अपना ध्यान सिर्फ क्या करेंगे, पढ़ने में लगाएंगे। नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है हमारा, कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। इसमें है ना ये कहीं अनुस्वार नहीं आएगा, कही। तो इसमें कौन सा अलंकार है, देखिए कुमोदिनी और मोदिनी। तो कौन सा अलंकार है इसमें, अभंग यमक। यमक के दो भेद होते हैं, अभंग और सभंग। ये मैंने इसलिए दिया है कि जैसे आपने ये शब्द देख लिया फिर आप सोचेंगे इसमें यमक अलंकार तो है ही नहीं, क्योंकि किसी शब्द की आवृत्ति तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं है सभंग यमक लिखा हुआ आए। यहाँ पे वो अनुप्रास उपमा कोई भी शब्द दे सकता है, यहाँ वो दे सकता है अभंग यमक, यहाँ उपमा, या सिर्फ यमक, अभंग और सभंग भी नहीं देगा, यमक, उपमा, अनुप्रास, रूपक कुछ भी देगा। तो फिर आप सोचेंगे यहाँ तो क्या नहीं है, यमक अलंकार है ही नहीं। लेकिन इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ कुमोदिनी और मोदिनी में से सिर्फ कौन हटा हुआ है, क। तो सभंग यमक और अभंग यमक। देखो अभंग यमक कहाँ होता है, यानी भंग नहीं होता है, और सभंग यानी जिसका कोई टुकड़ा हो जो भंग करके यमक अलंकार हो। देखो इसमें आंसर है ना, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या आंसर होगा, सभंग यमक अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि मोदिनी में क्या नहीं है, कु नहीं है। यदि यहाँ भी कुमोदिनी होता, यहाँ भी कुमोदिनी होता तो क्या होता, अभंग यमक। आगे बात समझ में। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, ख आंसर है इसका, सभंग यमक अलंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहे कवि बेनी, बेनी की चुराई लीनी। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा है सब रति के शरीर की। इसमें अलंकार है। अब आप देखिए रति रति शब्द आ रहा है ना, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है ना, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा है।
तो बेनी और बेनी शब्द आ रहा है, तो बेनी बेनी शब्द है, यहाँ पर यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि एक बेनी चोटी के लिए है और दूसरा बेनी सांप के लिए है। किसके लिए है? सांप के लिए है। तो यह कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, हरीसा हीरा छाड़ी के करे और की आस, ते नर जमपुर जाइए संत भासे रेदास। पंक्ति में निहित अलंकार है। हरीसा हीरा छाड़ी के, देखो सावाचक शब्द आ गया ना, हरीसा, हरी के समान हीरा छोड़कर। ओके, तो हरीसा हीरा, हरी की तुलना किससे की है? हरी से, हीरे से। तो हरि तो क्या है? उपमेय, और हीरा क्या है? उपमान। किसने कहा? हरिदास ने, कि हरि जैसे हीरे को छोड़कर जो किसी और मनुष्य, जो किसी और ईश्वर की आस लगाता है, जो किसी और की आस लगाता है, वह मनुष्य एक दिन कहा जाता है जमपुर, यमराज के पास जाता है। उसको इस संसार में कहीं भी स्थान नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, आपकी बुक का ही प्रश्न है। कौन सा चैप्टर है? कमेंट्स करके बताइए मुझे। एल फैल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठैल फैल सैल उछलत है। बताइए जल्दी से। ओके, पंक्ति में निहित अलंकार है। अनुप्रास, उपमा, श्लेष, यमक। तो देखिए कौन सा है? फैल, लास्ट में लय आ रहा है, यहाँ भी लय आ रहा है। खलक में गेल गेल, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठैल फैल सैल उछलत है, नाद सौंदर्य है वो यहाँ पे, और अनुप्रास अलंकार है। बताइए, हमारे जो चैप्टर में कवि भूषण है, बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने उनको, उनमें से ये काव्यांश है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विरज विरज भयो पावसी फुहारते। तो ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यमक अलंकार है। चल गए अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? नीचे मैंने लिख दिया आपके लिए, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। आपसे बाई चांस एग्जाम में पूछ ले कितने भेद होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए लाई हूं। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जनो, मनो, जानो, मानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में आते हैं? तो हम सबको पता, हम पढ़ चुके हैं उत्प्रेक्ष अलंकार में, कि जब काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, और जहां पर समानता या तुलना होती है वहां उपमा अलंकार होता है, और जब उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, अभेद आरोपित किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। तीनों याद करने आपको बहुत अच्छे से, मैं पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, उत्प्रेक्ष अलंकार होती है। और ये वाचक शब्द आते हैं। उपमेय और उपमान की समानता या तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में अभेद यानी एक रूप मान लिया जाता है। देखिए जैसे एक एग्जांपल, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो कौन सा अलंकार होगा? तो उपमा अलंकार होगा। ओके, यदि सीता का मुख चंद्रमा ही है, सीए मुख चंद्र, सीता का मुख चंद्रमा है, तो रूपक अलंकार। सीए मुख मनो सीए मुख चंद्र सम, मनो सीए मुख चंद्र, मानो सीता का मुख चंद्रमा है, तो कल्पना कर ली, तो उत्प्रेक्ष अलंकार। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सा, से, सी, सरिस, सम वाचक शब्द किस अलंकार में आते हैं? पढ़ चुके हैं ना हम, उपमा अलंकार में। इतना करने के बाद तो अभ्यास हो जाता है, इसीलिए कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे होत निशान। ओके, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब आपको बताना है कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5, 6। चलो आंसर आपको दिख रहा है 4, तो आप तो कमेंट्स करके चारों के नाम बताइए। उपमा के जो 4 भेद होते हैं ना, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप सभी को कमेंट्स करके इसका आंसर बताना है। ओके, अगला प्रश्न कौन सा हमारा? निम्न में अर्थालंकार है। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, अलंकार 3 प्रकार के, और मुख्य रूप से कितने? 2 प्रकार के। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। जब अलंकार या चमत्कार शब्द में निहित होता है और उस शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख देते हैं तो चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। जब जो है चमत्कार अर्थ में होता है, जब चमत्कार अर्थ में होता है और शब्द का पर्यायवाची रख देने पर भी चमत्कार बना रहता है, वहां अर्थालंकार होता है। जहां चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उभय अलंकार। तो निम्न में से अर्थालंकार कौन सा है? बताइए कौन सा है? उपमा अलंकार। देखो, सीए मुख चंद्र सम सुंदर, सीए की जगह जानकी, कुछ भी दूसरे पर्यायवाची लिख दें, मुख की जगह वदन लिख देंगे तो भी अर्थ तो होगा वही रहेगा।
तो अपने अनुप्रास है वो वर्ण में आवृत्ति होती है। यदि हम वर्ण चेंज कर देंगे तो कहाँ से अलंकार तो नष्ट हो जाएगा ना। जैसे कनक कामिनी, तो कामिनी की जगह हम क के स्थान पर दूसरा वर्ण रखेंगे तो चमत्कार नष्ट हो जाएगा, तो अनुप्रास अलंकार भी खत्म हो जाएगा। श्लेष भी क्या होता है, शब्द में होता है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ओके, पानी की जगह हम क्या रखते हैं, जल शब्द रख देते हैं। क्या रखें, जल। जल गए न उबरे मोती मानस चून, तो जल का अर्थ तो सिर्फ एक ही संदर्भ में है, मनुष्य के संदर्भ में, तो फिर मोती के लिए और उसके लिए आटे के लिए तो अर्थ निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा ना, तो ये भी नहीं है। यमक अलंकार में भी कनक कनक ते सोगुनी, तो कनक दूसरे कनक की जगह हम रख दें स्वर्ण, कनक स्वर्ण ते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो क्या यमक अलंकार रहेगा, नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। ओके, आगे बात अच्छे से समझ में। तो अर्थालंकार कौन सा है बच्चों, यहाँ पे उपमा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा और कौन सा अलंकार है, और रूपक अलंकार और विरोधाभास है आपके, तो ये सब कौन से अलंकार है, अर्थालंकार। देखिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको दे चुकी हूं, अथवा इस प्रश्न को शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, तो यदि ये क्वेश्चन हो तो सभी आंसर राइट होगा, और ये वाला हो तो 3 प्रकार के होते हैं, ये राइट हो जाएगा। ओके, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां अलंकार होता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, चलिए बताइए। श्लेष अलंकार होता है ना, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जब काव्य में प्रसंगानुसार एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुप्रास अलंकार में होती है वर्ण की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति, तो बहुत सीधा सा प्रश्न है, किसकी आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति। ओके, शब्द की किस में होती है बताइए, यमक में होती है, पुनरुक्ति प्रकाश में होती है। विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत पंक्ति में निहित अलंकार है, विरोधाभास। ठीक है, विस्मय ये गोदावरी, गोदावरी नदी कैसी है, विष से युक्त है, लेकिन फल कैसे देती है, अमृत जैसे देती है, तो कौन सा अलंकार हो गया, विरोधाभास हो गया ना, विरोध का आभास। परिभाषा बताइए। जब काव्य में वास्तविक रूप से विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहां विरोधाभास अलंकार होता। देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होई, पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। ठीक है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे और बड़े दोनों कोई दो अर्थ निकलते हैं। बारे का मतलब बारे उजियारो करे, उजियारो मतलब जब दीपक जलता है तो क्या करता है, जलकर उजाला करता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो घर में बहुत खुशियां मनाई जाती है, क्योंकि उस समय थोड़ी पता होता है कि वो कपूत है या सुपूत। बड़े अंधेरो हो, लेकिन दीपक को बुझा दिया जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और कपूत भी जब बड़ा होता है तो उसके कार्यों के कारण वह सबको शर्मिंदा कर देता है, इसलिए अंधकार छा जाता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष। विरोधाभास का एक उदाहरण और देख सकते हैं, मीठी लगे अखियां लुनाई, आंखों की जो लवण है वो क्या लगता है, मीठा लगता है, तो विरोधाभास। और आपने हरिवंश राय बच्चन में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वहां पर क्या था, सब जगह विरोधाभास ही था, है ना। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, रोदन में राग लिए फिरता हूँ, था ना। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पूग्यो आए, सारंग सारंग को दियो, सारंग सारंग माए। ये ना बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और इसमें आपको पता है सारंग शब्द के कम से कम 20-25 अर्थ होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, हमें तो सिर्फ इतना समझना है। कुलन में, कलीन में, कछारन में, गुंजन में, पंक्ति में निहित अलंकार है। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। क्यों, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सिर्फ आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही नहीं, सारे प्रश्न सही हो जाएं, क्योंकि सारे अलंकार की डेफिनेशन मैंने आपको एक बार फिर से बता दी है। यदि आपसे परिभाषा और लक्षण पूछें तो भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। हमारे बच्चे कह रहे थे मैडम आप हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वैसे मैंने हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रखा है, लेकिन ये मेरे नंबर है जिस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और
मैं आपको इससे भी इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि आप हर क्लास को अटेंड कीजिए, और जो हम पर डे एक एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं आप वो पहले से पढ़ के आए पिछली क्लासों से, ताकि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सही हो सके। आज के लिए इतना ही। आप बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।